हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए जो सिलेबस है उसके एक चैप्टर को, जो कि है चैप्टर 2। हम अपने पिछले वीडियोस में कुछ चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपका सबसे पहला चैप्टर विच वाज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। उसके साथ ही जो योगा वाला चैप्टर है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो है आपके इसमें जो स्पोर्ट्स इंजरीज और फिजियोलॉजी है वो भी हमने डिस्कस किया है। तो ये 4 चैप्टर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। उसके अलावा के जो चैप्टर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे अपने यहाँ पर, और क्योंकि 13 मार्च को आपका एग्जाम है तब तक होपफुली चीजें हो जाएंगी। तो अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, जो कि है उनका चैप्टर 2। और इस चैप्टर में उनको जो चीजें पढ़नी है वो यही लिमिटेड चीजें हैं, इतनी ही चीजें पढ़नी है। और मेन चीज है कि आपको सही चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और मैं देख रही थी कि क्या चीजें हैं। तो एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है वो ये कि फिजिकल एजुकेशन के नाम पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, एंड बेसिकली उनका जो बैकग्राउंड है फिजिकल एजुकेशन का नहीं है। क्लास 12th में 99 नंबर ले आने से आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्लास 12th में अगर आप रिजल्ट देखें तो मोस्टली लोग के 90 के ऊपर नंबर होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनको फिजिकल एजुकेशन का नॉलेज है। कुछ कुछ तो ऐसे वीडियोस होते हैं इसमें वो लोग इतना मिसगाइड करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि भाई जब कहीं से भी कंटेंट ले रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, तो सी कि भाई जो पढ़ा रहा है वो कितना ऑथेंटिक है। सब्सक्राइबर जो है किसी की ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं करता है। खैर दैट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज के अपने वीडियो के बारे में बात करते हैं, दैट इज अपना जो चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स। इन यही है हमारा चैप्टर। और इसमें चिल्ड्रन वाली जो चीज है वो अब हट चुकी है, क्योंकि पहले आपको पढ़ना था कि यहाँ पर जैसे दो तरह की चीजें होती हैं, कौन सी आपके ग्रॉस मूवमेंट्स होते हैं, और ये चीजें अब हट चुकी है। फिलहाल जो चीजें हम सिर्फ उतनी पढ़ते हैं, इसमें है आपका कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, स्पेशल कंसिडरेशन एंड फीमेल एथलीट ट्रायल। तो अगर हम बोले कि जो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है वो चिल्ड्रन से ही आती है, जो बच्चे हैं स्पेशली जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको ये चीज इसलिए ही पढ़ाई जा रही है, फिर आपको ये चीज इसलिए ही पढ़ाई जा रही है ताकि आपको डिफॉर्मिटीज के बारे में पता हो, पोस्चर्स के बारे में पता हो, जिसके लिए आप करेक्टिव मेजर्स ले सके और उनको सही कर सके। क्योंकि जब आपको पता होगा हर एक एज पे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को क्योर करना या फिर उनको करेक्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। बट अगर आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है तो उसका मेन मोटिव ये है कि आप एक्चुअली समझे कि फिजिकल एजुकेशन की नीड क्या है आपके लाइफ में, या फिर आप उसे किस तरह से यूज करके अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। बात करें पोस्चर की कि पोस्चर क्या होता है, तो पोस्चर जो है वो किस वर्ड से आया है, जो आप फोटोज खिंचवाने के लिए पोज देते हैं, दैट इज एक्चुअली पोस्चर। किसी भी तरह का, जैसे आप बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, एवरीथिंग इज अ पोस्चर। यानी पोस्चर जो है वो है क्या, किसी भी चीज को करने का जो तरीका है, या फिर उसको करने के लिए आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, जो अलाइनमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्चर। और हमारा जो पोस्चर है उसमें जितनी भी मसल्स, बोन्स एक साथ काम करती हैं और किसी पर्टिकुलर मूवमेंट को स्टेबल बनाती हैं ताकि आप वो चीज कर सके। और एक अच्छा पोस्चर इसलिए जरूरी है ताकि आप जितने भी मूवमेंट्स करते हैं वो इफेक्टिवली कर सके। जैसे अगर आप एक सही पोस्चर में बैठेंगे तो आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं। अगर आप सही पोस्चर में वॉक करेंगे तो आप ज्यादा दूरी की डिस्टेंस कवर कर सकते हैं बिना थके। कई बार कहते हैं कि आप सोने से भी थक जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप रात में सोते हैं बट आपकी नींद पूरी नहीं होती। इसका एक रीजन ये भी है कि आप सही पोस्चर में नहीं सो रहे होते हैं। आपकी बॉडी जो है वो आपकी जो एनर्जी है उसका इफेक्टिव यूज कर सके, इसके लिए आपका जो पोस्चर है उसका सही होना बहुत जरूरी होता है। ये सबसे जरूरी बात है, और यही चीज है जो आपको पोस्चर में समझनी है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 तरह से आते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके कॉन्सेप्ट। वो इसलिए क्लियर होने चाहिए क्योंकि आपको वहां पे एमसीक्यूज मिलेंगे, और एमसीक्यूज को आप सिर्फ तभी सही कर सकते हैं जब आपको एग्जैक्टली चीजें पता हो कि क्या होती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपके दो तरह के पोस्चर होते हैं, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक। जैसे अभी हम बैठे हैं तो ये हमारा स्टैटिक पोस्चर है, जब मैं अपनी बोन्स मसल्स को मूव नहीं कर रही हूँ, सो दिस इज माई स्टैटिक पोस्चर। और जब हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, दैट इज डायनेमिक पोस्चर। तो ये दो चीजें जो है हमको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि डायनेमिक पोस्चर क्या है और स्टैटिक पोस्चर क्या है। दो तरह की चीजें। पोस्चर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, नोट्स आप सभी के पास है, बुक्स आप सभी के पास है। मेन चीज इतनी है कि आपको चीजें समझ में आ जाए। कल को आप बुक खोलेंगे, आप अपनी चीजें पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे,
बट जब आप एग्जाम में बैठेंगे और जब पेपर लिख रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये तो पता होगा कि पोस्चर एक्चुअली में होता क्या है। तो आप अपने दिमाग से भी कुछ भी बना के लिखेंगे तो कहीं ना कहीं इससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो दैट इज माई मेन मोटिव कि आपको चीजें एटलीस्ट पता तो हो जो आप एग्जाम लेने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। फिर हम बात करेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, यानी कौन कौन सी कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। पोस्चर यानी आपकी पोस्चर से रिलेटेड, डिफॉर्मिटीज यानी आपके पोस्चर का डिफॉर्म हो जाना। तो अब डिफॉर्म की जब बात आई है तो एक और बात आती है कि भाई आइडियल पोस्चर क्या होता है। जब कोई चीज सही होगी तभी तो खराब होगी। तो आपका जो आइडियल पोस्चर है वो एक ऐसा पोस्चर है जब हमारी जितनी भी बोन्स मसल्स अपना काम या फिर आप जो भी काम करते हैं उसमें एक इफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी में आपको वो काम करने में हेल्प करती है। दैट इज कॉल्ड आइडियल पोस्चर। जैसे अगर आपकी जो जितनी भी हड्डियां हैं या फिर जो भी कर्वेचर है अगर वो सब सही है तो आपको बैठने में बहुत ज्यादा देर दिक्कत नहीं होगी, आपको चलने में दिक्कत नहीं होगी, आपको दौड़ने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका एक आइडियल पोस्चर, वैसे कुछ भी आइडियल नहीं होता है, सबने केमिस्ट्री में पढ़ा, देयर इज नो आइडियल, दैट इज एग्जैक्टली ट्रू। सो वी कैन से कि एक गुड पोस्चर होता है। और जब ये जो जिस पोस्चर की हम बात कर रहे हैं वो गुड पोस्चर, जब वो अपनी चीजों से डेविएट हो जाता है यानी अलग हो जाता है, दैट बिकम्स योर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। और अपने इस वाले चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो हैं उनको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, या फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ आप में कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जितने भी आपने यहाँ पे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज पढ़ने हैं, सिर्फ 6 तरह के पढ़ने हैं, लिख लीजिए 6 से 7वां नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना ही आता है एग्जाम में। उनके आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि वो डिफॉर्मिटी होती क्या है, पहली बात। दूसरी बात, उस डिफॉर्मिटी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तीसरी चीज कि उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें यूज की जा सकती हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको इस चैप्टर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको ना आता हो, ये एकदम पक्की बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉक नी की। नॉक नी यानी जब आपके दोनों घुटने नॉक हो रहे हो, दैट इज नॉक नी। जब आपके जो पैर हैं, ये हम लेग की डिफॉर्मिटीज हम 3 तरह से पढ़ेंगे, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं। एक हम पढ़ेंगे आपके लेग की, एक हम पढ़ेंगे आपके फुट की, और एक हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपके पाइन की। तो 3 तरह से डिफॉर्मिटीज हम पढ़ रहे हैं। पहला है हमारा लेग। लेग में जो नॉक नी है, जिससे गेनु वेलगम के नाम से जाना जाता है, और ये वर्ड जो है पिछली बार के बोर्ड के एग्जाम में जो पेपर आया था उसमें ये वर्ड यूज हुआ था। सो यू मस्ट नो कि गेनु वेलगम जो एक वर्ड है ये किससे रिलेटेड है। ये है आपके नॉक नी को कहा जाता है, जहां पर आपके दोनों ही जो आपके घुटने हैं वो आपस में भिड़ते हैं चलने में। अब ये नी का मिस अलाइनमेंट है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, और नीज जो है वो इनवर्ड हो जाते हैं। आपने अगर ये लिख दिया तो ये चीज हो गई कि आपको पता है कि नॉकनी होता क्या है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें, या फिर सिम्टम्स के साथ साथ आपको कॉजेस के बारे में भी पूछा जा सकता है कि क्यों होता है। तो आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपके नॉकनी होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपके लेग की मसल्स वीक है, बोन्स वीक है, तो आपको नॉकनी हो जाएगा। वेट की वजह से भी नॉकनी हो सकता है। चलने के सही तरीके के ना होने की वजह से नॉकनी हो सकता है। तो ये 3 चीजें आप जान लीजिए कि आपको हर तरह के, अब बहुत सिंपल सी चीज है, आपको कोई भी डिफॉर्मिटी आ जाए, एक रीजन होता है कि उस पर्टिकुलर बोन का या उस पर्टिकुलर मसल का प्रॉपर तरीके से यूज ना करना। जैसे ढंग से ना चलना, ढंग से ना बैठना, ढंग से ना सोना, या फिर आपकी जो हैबिट्स हैं उनके गलत होने की वजह से आपको डिफॉर्मिटी होती है। ये एक कॉमन कॉज है जो आप सब में लिख सकते हैं। दूसरा, आप मेल न्यूट्रिशन, यानी जो आपका न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आपके शरीर में उनकी कमी है उसकी वजह से आपको हो सकता है। तो आपने 3-4 कॉमन कॉज याद करने हैं और सब में चिपका देने हैं, और कोई नंबर नहीं कटेंगे उससे, क्योंकि आप में क्वेश्चन तो कोई 1 या 2 ही आएगा। तो आपको जब कॉमन कॉज पता है तो आप वो सब में लिख सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा काम इजी कर देगा, एक हैक है सॉर्ट ऑफ। तो ये आपका काम हो गया। उसके बाद आप ठीक कैसे करते हैं, क्योंकि अब आपको ठीक करने के लिए, आप जब भी कोई भी आपको चीजें ठीक करने के लिए आए तो आप ये सोचो कि हुआ क्या है। तो 2 जो घुटने ऐसे होने चाहिए थे वो ऐसे हो गए, तो इनको वापस से बाहर करना है। तो जिस चीज को हमें वापस से बाहर करना है उसके लिए हम क्या करेंगे। अगर आप यहाँ पे लिखा है हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग में आपके दोनों घुटने के बीच में आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपकी नौकनी कम हो जाएगी। इसके अलावा सोते वक्त अगर आप दोनों घुटनों के बीच में
आप पिलो रख के सोते हैं तो भी उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, या फिर आप ब्रेसेस का भी यूज कर सकते हैं। अगर कई लोगों को जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इनसे आप अपनी जो नौकनी है उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आपने अगर एक चीज भी ढंग से समझ ली, मतलब या फिर इस वीडियो में भी इस चीजों को ढंग से समझ लिया, सुन लिया, तो भी आपका काम आराम से हो जाएगा। फिर अगला है हमारा बो लेग। बो यानी धनुष आकार। तो जब आपके दोनों के दोनों लेग्स जो हैं जो स्ट्रेट हैं वो ऐसे हो जाते हैं तो इन्हें हम बो लेग कहते हैं। जिसे आप रिकेट्स भी पढ़ा होगा जो विटामिन डी की कमी से होता है, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा है कि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो अगर कभी कॉज पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आया गेनु वेर। तो हमने ये पढ़ा कि जो आपका नॉकनी है उसे गेनु वेलगम कहते हैं और इसे गेनु वेरम कहते हैं। ये दो चीजें हो गई। उसके बाद अब यहाँ डिफरेंस क्या है कि वहां पर जो आपके दोनों के दोनों नीज थे वो इनवर्ड हो गए थे, ये आउटवर्ड हो गए। तो बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, बहुत आराम से आप लिख कर आएंगे, आपको कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत टफ चीज नहीं है। बट एक चीज है, जो पेपर आ रहा है वो उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा हो चुका है, एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चंस है, तो आपने चीजें थोड़ी तो पढ़नी है। मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकल एजुकेशन है तो ऐसे ही चले जाएंगे और हो जाएगा, तो ऐसे भी नहीं जाना है, थोड़ा सा पढ़ के जाना है। उसके बाद यहाँ पर इतनी चीज समझ में आ गई। कॉजेस की बात करें तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कॉजेस क्या क्या होंगे। वैसे वही है, एक ज्यादा वेट का होना, मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स की कमी, जैसे अपने विटामिन डी की बात की, प्रॉपर चलने का तरीका ना होना, या फिर किसी इंजरी की वजह से भी आपको ये डिफॉर्मिटीज हो सकती है। फिर यहाँ इसको ठीक करने के लिए क्या क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं, मॉडिफाइड शूज पहन सकते हैं, एंड इनटेक ऑफ बैलेंस डाइट, क्योंकि जिस कमी की वजह से हो रहा है अगर आप उसकी पूर्ति कर देंगे तो वो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। उसके बाद बात आई फ्लैट फुट की। हमने बात की थी कि हम सिर्फ 6 डिफॉर्मिटी पढ़ेंगे, 2 पढ़ चुके हैं, यह है तीसरी, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट को हम पेस वीनस के नाम से जाते हैं, और ये वर्ड भी आ चुका है, इसलिए आपने जो वर्ड है ना थोड़े से इनको भी हल्का सा याद रखना है। हल्का सा भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि एमसीक्यू में आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। तो फ्लैट फुट क्या होता है, आपके फुट में एक आर्क होता है, तो ये आर्क अगर फ्लैट हो जाए विच इज नोन एज फ्लैट फुट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके फुट प्रिंट हैं, जो कि पैरों के निशान हैं, उसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो आपने ये भी चीज सुनी होगी कि अगर आपको आर्मी में जाना है या फिर किसी भी रनिंग इवेंट में जाना है और आपका फ्लैट फुट है तो आपको वहां पे प्रेफर, या फिर आप उस चीज के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं कई बार। तो चीजें यही है कि एक नॉर्मल आर्क वाला फुट जो है वो आपको रनिंग में, प्रॉपर रनिंग में हेल्प करता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि आपका जो एक आइडियल पोस्चर है या फिर आपका जो गुड पोस्चर है वो आपको आपकी सारी एक्टिविटीज इफेक्टिवली करने में मदद करता है। जब उनसे चीजें डेविएट हो जाती हैं या फिर कुछ वर्स हो जाता है, देन वी से कि वो आपको पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो गई है, और उस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए ही हम कुछ कुछ चीजें करते हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपके जो पैर का आर्क जो कि फ्लैट फुट हो गया है, जिसके कॉजेस हो सकते हैं आपका वेट, वेट एक बहुत बड़ा कॉज है। छोटे बच्चों में चीजें होती हैं क्योंकि उनमें जो है आर्क डेवलप होने में टाइम लगता है। तीसरा, आपके चलने का गलत तरीका, या फिर आप गलत फुटवेयर पहनने से भी आपको फ्लैट फुट हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आपने जूते बहुत सोच समझ के पहनने चाहिए। अगर आपके जूते का सोल जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है या फिर उसका शेप बिगड़ गया है तो कोशिश करिए कि आप उसे बदल लीजिए, क्योंकि आपके फुट का आर्क बदलने से वो आपके घुटनों पर भी इफेक्ट डालता है। तो ये सब चीजों के बारे में ही आप फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं, इसलिए ही आपको फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ना होता है। मार्क्स एक सेकेंडरी चीज है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या करना है अगर आपको ठीक करना है, वॉकिंग, स्टैंडिंग। अगर आप टोज और हील्स पे चलते हैं, टोज और हील्स पे दोनों तरफ, आगे भी पीछे भी, तो वो आपके आर्क यानी जो आपकी मसल्स हैं यहाँ पर उनको स्ट्रेंथन करता है, इसलिए जो आपका आर्क है वो वापस से रीगेन हो जाता है। उसके बाद रस्सी कूदना, या फिर एक और चीज है किसी बॉल को या किसी सिलेंड्रिकल चीज पे अपने पैर को रोल करना, इससे भी जो आपका आर्क है वो वापस से रीगेन होता है। तो ये सब चीजें जो है आपके फुट के आर्क को डेवलप करती हैं। ये हो गया आपका फ्लैट फुट। ठीक है, आपकी 3 हो गई। अब हम बात करेंगे अगली 3। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्पाइन की। स्पाइन में हम 3 तरह से डिफॉर्मिटीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि स्पाइन क्या है। स्पाइन आपका जो वर्टेब्रल कॉलम है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, दैट इज योर वर्टेब्रल कॉलम विच इज स्पाइनल इंजरी, या फिर उसे हम स्पाइनल डिफॉर्मिटी कहेंगे।
तो वहां पे होता क्या है कि अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको स्पाइन एकदम सीधी दिखेगी, अगर आप सामने से देखते हैं। बट अगर आप किसी इंसान को एक तरफ करके खड़ा करेंगे तो आपको स्लाइटली एस दिखेगा। इस तरह से आपको किसी की भी रीढ़ की हड्डी दिखती है जो कि नॉर्मल है। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल कर्वेचर। और जब इस नॉर्मल कर्वेचर में आता है किसी भी तरह का डेविएशन, तो हम उसे कहते हैं स्पाइनल डिफॉर्मिटी। तब उसमें किसी ना किसी तरह की डिफॉर्मिटी हो जाती है। आपको भी दिख रहा है कि सामने से देखने में सीधे, और जब साइड से देखेंगे तो स्लाइटली एस दिख रहा है, दैट मीन्स कि एकदम सही है। लेकिन जब इसमें कुछ डिफॉर्मिटीज होती है या फिर इसका ये जो नॉर्मल कर्वेचर है डिस्टर्ब हो जाता है, तो बन जाता है आपका वहां पे डिफॉर्मिटी। सबसे पहली है काइफोसिस। काइफोसिस को हिंदी में कुबड़ कहा जाता है और इसे हंचबैक के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो, अब अगर हम थोड़ी सी और टेक्निकल बातें करें तो आपकी, अगर आप बायो के हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सबसे ऊपर जो आपका गर्दन का एरिया होता है इसे सर्वाइकल रीजन कहा जाता है, आपने सुना भी होगा। उसके बाद जो आपके यहाँ बैक का रीजन है इसे हम थोरेकिक रीजन कहते हैं, या फिर आप थोरिक्स भी कह सकते हैं। तो अगर आपके थोरेकिक या फिर थोरिक्स रीजन की जो भी वर्टेब्राज हैं उनमें जो कर्व है वो बढ़ जाता है, तो आपको कुबड़ नाम की डिफॉर्मिटी हो जाती है, जिसे काइफोसिस कहते हैं। यहाँ पे लिखा इट इज द कंडीशन ऑफ द स्पाइन वेयर द कर्वेचर ऑफ द अपर बैक। अब क्वेश्चन आएगा कि काइफोसिस आपके किस बैक में होता है, अपर, मिडिल, लोअर? तो आपको आंसर आंख बंद करके अपर बैक लगाना है, सोचना नहीं है। तो बस यही चीज आपको समझनी है। अगर आप इतनी चीज समझ के जा रहे हैं तो फिर आपने बहुत आराम से क्वेश्चन लगा के आएंगे। 10 चैप्टर हैं, 70 नंबर का पेपर है, आराम से करके आएंगे। तो यहाँ पे कर्वेचर जो है वो बढ़ जाता है आपके अपर बैक का, इंक्रीज होता है। तो दो चीजें ध्यान रखना है, अपर बैक का होता है और इंक्रीज होता है। इन दो के अलावा आपको कुछ और तीसरी चीज एमसीक्यू में नहीं मिलती है। ये हो गया। इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करना है? अब आपको पता है कि ये जो नॉर्मल कर्वेचर था ये ज्यादा हो गया है, तो आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करेंगे कि इसको आप पीछे से प्रेस करें तो ये सीधा हो जाए। तो यहाँ पर आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जहां आपको या तो सीधे लेटकर एक्सरसाइज करनी है या फिर आपकी चेस्ट की ओपनिंग की एक्सरसाइज करेंगे। और जब आप इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, इस तरह का कोई भी आसन करेंगे, तो आपका काइफोसिस जो है वो क्योर होगा। तो इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आपको आंसर करने में बहुत आसानी होगी और आप भूलेंगे नहीं इस चीज को। तो ये हो गया आपका काइफोसिस। उसके बाद आ गया आपका लॉर्डोसिस। उसको समझने से पहले हम ऊपर चलते हैं वापस। अब हमने बात की थी कि सबसे पहले आपका सर्वाइकल होता है, फिर थोरेकिक होता है, उसके बाद जो ये रीजन आता है उसे कहते हैं लंबर। ये आपका लंबर रीजन होता है और इस लंबर रीजन में जो डिफॉर्मिटी होती है, आप देखिए यहाँ पे हल्का सा ही जो कर्व है, जब ये आगे की तरफ हो जाता है, यानी अगर हम बात करें कि यहाँ जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है, तो होता है आपको लॉर्डोसिस, जो होता है लोअर बैक में। क्वेश्चन कभी भी आए तो हमेशा आपको वहां अपर बैक लिखना है और यहाँ पे लोअर बैक लिखना है। अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बाघा को देखा होगा तो उसे लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसका जो पेट है वो आगे की तरफ निकला था, यानी जो उसकी स्पाइन है वो इस तरह से कर्व हो गई थी कि वो आगे की तरफ ज्यादा हो गई थी। तो यहाँ पर आपका ये है लॉर्डोसिस, जो होता है आपके लंबर रीजन में, और ये आपके लोअर बैक में होता है। ये तीन बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अब क्योंकि यहाँ पर आपका जो पेट है वो आगे की तरफ निकल गया है, अब कॉजेस क्या है? कॉजेस, जैसे अब काइफोसिस की कॉजेस की बात करें तो काइफोसिस पे खोल लेते हैं। यहाँ पे कॉजेस क्या होंगे? अगर छोटा बच्चा बहुत भारी बैग टांग के चलता है तो उसे काइफोसिस हो जाएगा। अगर कोई गलत तरीके से सोता है तो उसे काइफोसिस हो जाएगा। कोई गलत तरीके से बैठता है स्लाउच करके तो उसे काइफोसिस हो जाएगा। मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो जाएगा। तो सबके सेम रीजन है, सब कॉज एकदम सेम है। आपको बहुत बार याद अलग अलग नहीं करने, अगर आपने एक के भी याद कर लिए तो बस आपको थोड़ा सा सोच समझ के चिपकाना है कि कैसे कहाँ पे लिखना है। हाँ, लॉर्डोसिस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं और बहुत देर तक गलत तरीके से बैठ रहे हैं तो भी आपको लॉर्डोसिस हो जाता है, और बाकी सारे रीजंस यू नो वेरी वेल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे आसन करेंगे जो हम पेट के बल लेटकर करते हैं। पेट के बल लेटकर करने वाली एक्सरसाइज और आसन जो है वो आपको लॉर्डोसिस को क्योर करने में हेल्प करेंगे। फिर आया हमारा तीसरा, स्कोलियोसिस। अब हमने जैसे ऊपर पढ़ा था, चलते हैं वापस ऊपर वाली स्लाइड पे। ये हमने चीज देखी थी कि सामने से देखने में हमें स्पाइन सीधी लगेगी, और अगर ये सामने से देखने में सीधी नहीं लग रही, इसका मतलब कि इसमें कोई डिफॉर्मिटी हो गई है।
तो जैसे कई लोग आपने देखा होगा इस तरह से टेढ़े रहते हैं, पर खड़े भी होते हैं वो लोग, तो एक साइड को उनके जो शोल्डर एक साइड ऊपर होता है, एक साइड नीचे होता है। तो अगर आपने किसी भी इस तरह की डिफॉर्मिटी है, दैट इज कॉल्ड स्कोलियोसिस, और स्कोलियोसिस को बोलते हैं लेटरल कर्वेचर ऑफ साइड, या फिर आप स्पाइन का लेटरल कर्वेचर या फिर लेटरल डेविएशन कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्कोलियोसिस। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कोशिश करिएगा कि आप कोई भी इस तरह से हल्का सा ये बोल दिया कि ये हो गया आपका काइफोसिस, या फिर आपने ऐसे बोल दिया कि ये हो गया आपका लॉर्डोसिस, आपने सीधे की और ऐसे करके बोल दिया ये हो गया आपका स्कोलियोसिस। तो आप कोशिश करिए कि आप कोई भी स्टिक डायग्राम, रफ डायग्राम बना के उस चीज को शो करें, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है आपकी कॉपी पे। अब यहाँ पे कैसे एक्सरसाइज करनी है, जब आपको स्कोलियोसिस हो जाता है तो किसी बार पे लटकना या फिर कुछ स्विंग करना, इस तरह की जो एक्सरसाइज है वो आपको स्कोलियोसिस को क्योर करने में हेल्प करती हैं। तो ये हो गए आपके कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। ठीक है, अब हमें दो चीजें बची हैं, एक तो ये मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, और दूसरा जो है वो है आपका एथलीट फीमेल ट्रायड। तो ये दो चीजें और हैं। इतनी जो हमने चीजें पढ़ी हैं इसमें आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। जो आपने पोस्चरल डिफॉर्मिटी पढ़ी है सिर्फ 6 आपको बहुत अच्छे से समझनी है, और 6 में ही कुछ ना कुछ आ जाएगा, आपका 1-2 नंबर का आराम से आएगा। उसके बाद है आपका यहाँ पे स्पेशल कंसीडरेशन। यहाँ जो स्पेशल कंसीडरेशन है वो वुमेन के लिए है वो, और यहाँ पर जो विमेन के लिए है स्पेशल कंसिडरेशन, इसमें हमें ये पढ़ना है कि उन्हें स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाता है, या फिर मेल और फीमेल की कैटेगरी हमेशा अलग होती है, जस्ट बिकॉज देयर आर फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। क्योंकि दोनों की जो फिजियोलॉजी है उसमें डिफरेंसेस हैं, इसलिए उनके बीच में कभी भी कोई कंपटीशन नहीं होता है अगर वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। कोई भी फिजिकल या फिर जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ यूज हो रही है, वो सारे के सारे कॉम्पिटिशन हमेशा अलग होते हैं मेल एंड फीमेल के लिए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि उन्हें ये स्पेशल कंसिडरेशन क्यों दिया है, कौन से फिजियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखिए मेनार्क। ये दो वर्ड आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि इनका मतलब क्या है, जो आपसे पूछे ही जाएंगे। अब मेनार्क जो है वो क्या होता है, तो मेनार्क होता है क्या है कि प्यूबर्टी के टाइम जो मेनार्क है दैट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो कि होता है सिर्फ फीमेल्स में 10 से 12 साल की उम्र में। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसे बोलते हैं मेनार्क, जो कि होता है सिर्फ गर्ल्स में। और इस जो प्रोसेस है इसके बाद जो फीमेल की बॉडी है उसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एग्स मैच्योर होने लगते हैं, सारी चीजें होती हैं। बट ये सब चीजें आपको नहीं लिखनी है, क्वेश्चन आपका यही आता है कि मेनार्क क्या है, और हो सकता है एमसीक्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपने लिखना है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, जो फीमेल्स में 10 से 12 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है या फिर प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, दैट प्रोसेस या फिर दैट थिंग इज नोन एज मेनार्क। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन क्या है। तो अगर इस मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एबनॉर्मल हो रही है, जैसे 21 से 35 दिन की जो साइकिल है नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए, अगर वो नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिसफंक्शन। या तो बहुत दिन बाद हो रही है, या फिर बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, या फिर जिसका जो 7 डेज का होना चाहिए वो ज्यादा हो रहा है। अगर इस तरह की कोई भी एबनॉर्मेलिटी है तो वो आता है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन में। और इसमें कुछ और चीजें आती हैं जो हम आगे पढ़ते हैं। सो जो कॉजेज हैं एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो ओवरवेट हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, डाइटरी डिसऑर्डर हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है, एक्सरसाइज शेड्यूल में चेंज की वजह से हो सकता है, या फिर किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है। तो ये सारे जो चीजें कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो आप में डिस्फंक्शन है उनके कॉजेज क्या है। तो ये सारे जो है वो इनके कॉजेज हो सकते हैं, जो कि एग्जाम में रेयर है बट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, या फिर कितने टाइप के होते हैं। एक तो आप इसे छोड़ सकते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये नहीं आता है। बट एक ये जो वर्ड है ना एमेनोरिया, ये अभी आगे भी आएगा, इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज एमेनोरिया। तो ये जो एमेनोरिया है इसका मतलब है पीरियड साइकिल का मिस होना या फिर एब्सेंस, दोनों ही चीजों को हम एमेनोरिया कहते हैं। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट ही ना हुई हो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो उसे प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। जबकि अगर ये शुरू होने के बाद फिर एबनॉर्मली हो रही हो या फिर किसी भी तरह से बंद हो गई हो, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। ये दो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा चुके हैं। फिर आता है हमारा फीमेल एथलीट ट्रायड, जो कि बहुत बार पूछा गया है, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फीमेल एथलीट ट्रायड क्या है। तो उसकी कहानी ये है
यूथ ऑफ नॉर्मल कहते हैं कि आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ओबेसिटी कम करता है, आपकी जो बॉडी है उसको स्ट्रांग बनाता है, हाइपरटेंशन कम करता है, डायबिटीज को रिड्यूस करता है, अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक करता है, ये सब हम पढ़ते हैं। लेकिन एक और बात आती है कि एक्सरसाइज या फिर ये जो स्पोर्ट्स है वो फीमेल्स में किसी ना किसी तरह के डिस्फंक्शन या उनमें किसी ना किसी तरह के डिसऑर्डर की भी वजह होता है, और उसी डिसऑर्डर जो है, कौन से डिसऑर्डर्स हैं, दैट कम्स अंडर फीमेल एथलीट ट्रायड। ये जो ट्रायड वर्ड है यहाँ पर, तो उन्होंने 1992 में वर्ड ट्रायड जो है इसका यूज किया था, और यहाँ तीन कंपोनेंट है इसलिए यहाँ ट्रायड वर्ड यूज किया, इसका मतलब थ्री। तो ये तीन तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। सबसे पहला है डिसऑर्डर्ड ईटिंग, दूसरा है एमेनोरिया, और तीसरा ऑस्टियोपोरोसिस। लेकिन अब इनके नाम जो है वो थोड़े से बदल दिए गए हैं। डिसऑर्डर्ड ईटिंग को लिखा है लो एनर्जी अवेलेबिलिटी विद और विदाउट ईटिंग डिसऑर्डर, दूसरा है डिसफंक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड लो बोन डेंसिटी। ये तीन चीजें जो हैं, अब इनके जो नाम है थोड़े से इधर चेंज कर दिए गए, बट आप इनमें से कोई भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। तो ये तीन तरह की जो चीजें हैं, तीन तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनमें देखी जाती हैं। अब ये तीन तरह की प्रॉब्लम होती क्या है? डिसऑर्डर ईटिंग क्या होता है? वर्कआउट की वजह से या फिर एक्सरसाइज की वजह से या फिर अपनी बॉडी का वेट मेंटेन करने के लिए या फिर अपना वेट बढ़ाने के लिए, अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में है, तो किसी जो खाते हैं या फिर वो इनटेक कर रहे हैं उसका डिसऑर्डर होना, या तो बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं या फिर इंटेक को रिड्यूस कर देते हैं, जो उनकी बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट करता है, विच इज डिसऑर्डर्ड ईटिंग। पहली बात ये। सेकेंड है एमेनोरिया। एमेनोरिया जो है वो मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन की बात करता है, जिसका रीजन क्या होता है कि कई बार एक्सेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से या फिर वर्कआउट की वजह से या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ये चीज होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि फीमेल में देखी जाती है, और एक ऐसी रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 15% ओलंपिक फीमेल एथलीट्स जो हैं वो इस ट्रायड से ग्रसित हैं। और तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि बोन डेंसिटी का कम हो जाना। तो जब ये दोनों ही चीजें, अगर बॉडी में हार्मोनल डिस्फंक्शन होता है तो उनमें उनकी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाती है, एंड लो एनर्जी अवेलेबिलिटी की वजह से अगर वो प्रॉपर इनटेक नहीं करते, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, विच एक्चुअली लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये तीन तरह की प्रॉब्लम्स जो है उसको उसका सामना उन्हें करना पड़ता है। इसके बाद ये ग्राफ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 78% ऑफ फीमेल हाई स्कूल एथलीट्स मीट क्राइटेरिया ऑफ फीमेल एथलीट ट्रायड, एंड 65% ऑफ फीमेल हाई स्कूल नॉन एथलीट मीट क्राइटेरिया ऑफ फीमेल एथलीट ट्रायड। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका परसेंटेज है वो एथलीट्स में ज्यादा है फीमेल एथलीट ट्रायड का, जो कि ये शो करता है कि अगर कोई भी फीमेल जो भी स्पोर्ट्स से हैं उनको इन तीन चीजों का या फिर इन फीमेल एथलीट ट्रायड में ना आने के लिए अपनी बॉडी में इन तीन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, कि उनका जो भी वो बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसका बैलेंस हो। उनकी बॉडी में अगर किसी भी तरह का डिस्फंक्शन हो रहा है या डिस्टरबेंस हो रहा है मेंस्ट्रुअल, तो उसके लिए उन्हें तुरंत ही खुद को ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसके लिए कंसल्ट करना चाहिए। उन्हें अपनी बॉडी में या फिर जो इनकी वजह से उनकी बोन डेंसिटी रिड्यूस हो रही है अगर, तो अपने न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना चाहिए। तीन चीजें जो हैं वो फीमेल एथलीट ट्रायड को रोकने के लिए होनी चाहिए। सो अल्टीमेटली जो फीमेल एथलीट ट्रायड है वो एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगर उनकी बॉडी में जो इंटेक है और जो एक्सपेंडिचर है उसका बैलेंस नहीं होता है, उसकी वजह से उन्हें सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए यहाँ जो उनका मेन ट्रीटमेंट है वो ये कि अपनी जो उनकी इंटेक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको उस पर ध्यान देना, उसको बैलेंस करके रखना, सो दैट उनकी बॉडी में इन तीन तरह की जो दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है वो ना हो। अपने आज के वीडियो में हमने कवर कर लिया है पूरा चैप्टर, जिसमें आपने तीन चीजें पढ़ी है। सबसे पहला था आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटी, दूसरा था आपका मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, और तीसरा था आपका फीमेल एथलीट ट्रायड। इन पे बेस्ड क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में मिलते हैं, और इसके अलावा और भी जितने क्वेश्चन इससे बनते हैं वो हमने सारे ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। फॉर सच मोर वीडियो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।